जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं एवं 12वीं दोनों के भौतिक विषय में विद्युत चुंबकीय प्रेरण या यूं कहें फेराडे का प्रयोग का अध्ययन करेंगे। वास्तव में विद्युत चुंबकीय प्रेरण या फेराडे का प्रयोग एक ही बात है। फेराडे ने अपने प्रयोग से जो विद्युत धारा उत्पन्न की वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ही परिणाम है। तो दोस्तों, हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जिसमें कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है या किसी स्थिर चालक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर यह बात ध्यान रखना जरूरी है, चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन होना। तो इस स्थिति में क्या होगा, इसका सर्वप्रथम अध्ययन माइकल फेराडे ने किया। फेराडे ने कहा कि किसी गतिशील चुंबक का उपयोग किस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। इस खोज ने पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी। अब फेराडे का प्रयोग या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के इस प्रयोग को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए, तो हमें एक चुंबक चाहिए, एक परिनालिका या जिसको हम सोलेनॉइड कहते हैं वह चाहिए। इसके साथ साथ विद्युत उत्पन्न होगा और उसकी दिशा क्या होगी यह जानने के लिए हमें एक गैल्वेनोमीटर की ज़रूरत होगी। तो हमने एक गैल्वेनोमीटर लिया। हमने एक विद्युत बल्ब को भी लगा लिया ताकि इसमें प्रकाश उत्पन्न होगा तो हमें पता चलेगा कि इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। अब जैसा कि फेराडे ने कहा था किसी गतिशील चुंबक का उपयोग, तो यहाँ पर हमें यह भी समझना पड़ेगा कि चुंबक का गतिशील होना क्यों जरूरी है। इसलिए कि स्थिर चालक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होना आवश्यक है। अब हमने इस चुंबक को लिया। अब इस चुंबक को लेने पर इसका चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमें चुंबकीय बल रेखाओं की आवश्यकता होगी, इसलिए हमने चुंबकीय बल रेखाओं का उपयोग किया। जब चुंबक स्थिर रहता है तो परिनालिका से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो स्थिर अवस्था में होता है। लेकिन जैसे जैसे मैं चुंबक को गति करवाता हूँ तो परिनालिका के आसपास, जिसको हम स्थिर चालक कह रहे हैं, उसके आसपास के चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होता है। देखें इस प्रकार से, तो सबसे पहले चुंबक का N ध्रुव परिनालिका की ओर है। इस स्थिति में जब ये N ध्रुव प्रवेश करेगा तब किसी एक दिशा में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। दिशा जानने के लिए हमने गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया है। तो आप उसमें विक्षेप को देखेंगे तो वो किसी एक ओर विक्षेपित होगा। देखिए इस प्रकार, जैसे जैसे चुंबक गति करता हुआ चालक से गुजरता है तो आप देखेंगे कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है और जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो बाईं ओर विक्षेप करता है। लेकिन जब चुंबक बाहर निकलेगा तब चुंबक का एस ध्रुव परिनालिका की ओर होता है। ध्रुव बदल गए हैं, इसलिए धारा की दिशा भी बदल जाती है। इसलिए एक बार धारा एक दिशा में, दूसरी बार धारा विपरीत दिशा में, और धारा की दिशा आपको यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर दिया गया है आप उसमें अगर देखेंगे तो धारा जो विक्षेप बाईं और दाईं ओर, नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड, दिशा के लिए नेगेटिव पॉजिटिव का उपयोग किया गया है, तो आप उससे देख पाएंगे। देखिए ये चुंबक ने फिर गति की तो ये इस प्रकार से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब चुंबक के गतिशील होने का विद्युत धारा से सीधा कोई लेना देना नहीं है। इसकी गतिशील होने से जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो बदलती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र बदलता है। कक्षा 12वीं के स्तर पर हम बात करें तो हमें कहेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है।
अब चुंबकीय फ्लक्स के मान में या विद्युत क्षेत्र का जो परिवर्तन कहाँ पर, चालक के चारों ओर तभी होगा जब चुंबक गतिशील अवस्था में होगा। तो देखो लगातार चुंबकीय क्षेत्र बदलता जा रहा है और धारा उत्पन्न होती है जो विक्षेप के माध्यम से, जब चुंबक एक दिशा में चलता है तो ये एक दिशा में प्राप्त होती है, चुंबक बाहर निकलता है तब विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा से प्रवेश करता है तो एक दिशा में और पुनः दूसरी दिशा में धारा प्राप्त होती है। लेकिन अगर चुंबक को गतिशील करवाते हुए परिनालिका के भीतर स्थिर अवस्था में रख दिया जाए तब कोई धारा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि स्थिर अवस्था में चुंबकीय बल रेखाएं तो हैं लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन नहीं होने से धारा उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन दोस्तों यदि परिनालिका के अंदर स्थिर चुंबक के ध्रुवों को लगातार परिवर्तित किया जाए तो आप पाएंगे कि ध्रुव बदलते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बदलती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, तो फिर धारा उत्पन्न होगी। देखिए मैं चुंबक तो परिनालिका के अंदर ही है लेकिन हम ध्रुवों की दिशा बदलते हैं। देखिए इस प्रकार से अभी एन बाईं ओर है, एस दाहिनी ओर है, ये दिशा बदली, तो अब एन दाहिनी ओर हो गया, एस बाईं ओर, फिर दिशा बदली, फिर दिशा बदलते हैं। तो एक दिशा में एक तरफ विक्षेपित होता है, दूसरी दिशा में दूसरी तरफ हमारा गेल। तो इस प्रकार से ध्रुवों की दिशा लगातार बदलने से भी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बदलती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, जिससे लगातार हमें धारा प्राप्त होती है। अब इसके बाद विद्युत धारा का मान किन किन बातों पर निर्भर होगा? तो सबसे पहले निर्भर करेगा आपका जो चुंबक है वो कितना शक्तिशाली है। अधिक शक्तिशाली चुंबक होने पर ज़्यादा विद्युत धारा प्राप्त होती है। दूसरा, चुंबक की गति पर, आप जितनी ज़्यादा गति कराएंगे उतनी अधिक मात्रा में धारा प्राप्त होगी। तीसरा है परिनालिका में फेरों की संख्या पर। अब अगर हम एक और परिनालिका लें जिसमें फेरों की संख्या कम है तो आप पाएंगे दोस्तों इससे उत्पन्न धारा कम है और इससे उत्पन्न धारा ज़्यादा है। फेरों की संख्या अधिक है इसलिए धारा अधिक उत्पन्न होगी, फेरों की संख्या कम है परिनालिका में तो विद्युत धारा कम उत्पन्न होती है, अर्थात विद्युत धारा का मान परिनालिका में उपस्थित फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार एक चुंबक की गतिशीलता की सहायता से हम विद्युत धारा को प्राप्त करते हैं। यह फेराडे ने इस नियम को दिया था, इसको हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से भी जानते हैं। कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं में दोनों में इसका वर्णन है। तो एक गतिविधि के माध्यम से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है, आशा है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों पुनः मिलेंगे एक नई गतिविधि के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।